21/7 की चंद्रदेव से मेरी बातें राजेंद्र बाला घोष बंग महिला के द्वारा लिखी गई हैं। 1904 में प्रकाशित हैं सरस्वती पत्रिका में। इसे आज हम पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत से ही हम इसे पढ़ते हैं। इसमें बंग महिला ने चंद्रदेव को संबोधित कर लिखा हुआ है और अपने आप को स्वयं को उन्होंने इसमें दासी के रूप में बताया हुआ है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना। अपने बड़प्पन की और ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपका डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर, पर्वत, जंगल, झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। याद रखिएगा, इसमें लॉर्ड कर्जन का जिक्र हुआ है कि प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज देवें। शिव शंभू के चिट्ठे में बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा भी प्रभु लॉर्ड कर्जन का उल्लेख किया गया। केंद्र बिंदु ही लॉर्ड कर्जन है उसमें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप धर्म भारतवासियों के भांति कृषाण तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देवेंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपको चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही सब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इसका कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को अपनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस भारत को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन, याद रखिएगा, 8वें दिन तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे छुट्टी अवश्य रहती ही। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत का भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन नए दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देख आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण न हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता, याद रखिएगा, केवल राजधानी कलकत्ता को ही देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा में भी लड़कदादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं,
क्या करती हैं, वह बेचारी भी यह मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, इसमें देखिएगा भगवान को एक और नाम से संबोधित किया है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उस समय यह नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता, उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी की हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि। देखिएगा इसमें कितने नाम आए हैं। उनके वाहन भी उतने वाहन, किसी का गज, किसी का हंस और किसी का बैल, किसी का चूहा। यहाँ पर तो सारा बोझ आपकी चपल और अग्निदेव के माथे मड़ गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहाँ पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को ला पटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ की उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते। जिस योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वहीं आज पराये घर में अश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्यों, क्या करे। बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपद्व भवा त्रियुक्ल पावनी सुरसुरी के भी खोटे दिन आए। वह भी अब स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृहदाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि, ध्यान दीजिए, कलकत्ता आदि को देखकर देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो परिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहे हैं। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कीर्ति के बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। याद रखिएगा इस बात को कि बंगाली बाबू और उनका वाहन एक सुंदर मयूर। बस इसे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिट टकसाल को देखकर सिंधु नया आपकी प्रिय सहोदर कमला देवी तथा कुबेर की भी अकचका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विश्वमय पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु आपको सादर निमंत्रित कर सविनय आहुति करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वप्रु में कलंक की कालीमा लेपन करके कलंकी शशांक शराधर शलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालीमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से भूल जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति, याद रखिएगा कि जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय, इसे याद रखिएगा, प्रोफेसर गज्जर महाशय भलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख में कालीमा छुड़ाने में वे भलीभूत ना होंगे? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप वे आपके स्वामी सूर्य भगवान जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तब आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत के वह सशस्य श्याम मला
स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराज नाम मात्र के हैं वे काठ के पुतलों की भांति जैसे उन्हें रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है और उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर, याद रखिएगा फैमिली डॉक्टर का नाम है धन्वंतरी महाशय। फैमिली डॉक्टर का जिक्र हुआ है जिनमें इनका नाम बताया धन्वंतरी महाशय, और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को कहा गया है। चीफ जस्टिस किसे कहा गया है? चित्रगुप्त को, और फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी को साथ अवश्य लेते हैं। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि फ्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक घुस पड़े, याद रखिएगा चंद्रलोक और देवलोक किसे जाने की बात की जा रही है? फ्लेग महाराज। वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात न होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब फ्लैग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उससे उनकी बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत सी सुविधा सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा करती हूँ। देखिएगा अंतिम लाइन है, अब वे यहाँ पर विदा ले रही हैं। मैंने तो आपसे इतनी बातें कह दी, पर खेद है। वे किस बात का खेद प्रकट कर रही हैं? आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का उत्तर भी नहीं दिया। यहाँ पर किस बात का खेद प्रकट कर रही है बंग महिला? कि उनके जो प्रश्न थे उनका उत्तर वह न दे पाए। परंतु आपसे इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार कर सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। यहाँ पर ये कहानी समाप्त होती है। हम इस कहानी के बाद इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट करते हैं और उद्धरण को देखते हैं। देखिएगा, उद्धरण देखते हैं। राजेंद्र बाला घोष, चंद्रदेव से मेरी बातें। राजेंद्र बाला घोष इनका पूरा नाम है, जो बंग महिला के नाम से लिखती हैं। इनके द्वारा रचित कहानी चंद्रदेव से मेरी बात 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। आपको याद होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन को अपने हाथों में संभाला था और हिंदी को व्याकरण सम्मत और शुद्ध बनाने के बहुत प्रयत्न किए थे। 1904 में सरस्वती पत्रिका में राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई कहानी चंद्रदेव से मेरी बात का प्रकाशन हुआ। यह पहली राजनीतिक कहानी थी, अंडरलाइन करें, यह पहली राजनीतिक कहानी थी। इस कहानी की शैली कहानी शैली नहीं अपितु यह कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। इस कहानी की भाषा व्यंग्यात्मक है। जिस प्रकार शिव शंभू के चिट्ठे जो बाल मुकुंद गुप्त में व्यंग्यात्मक शैली में लार्ड कर्जन को मुख्य केंद्र बिंदु में रखकर लिखा, उसी प्रकार यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया इसकी भाषा व्यंग्यात्मक है। इस कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है। किसे संवाद कर रही है? चंद्रदेव से संवाद कर रही है। चंद्रदेव के अतिरिक्त अन्य किसी पात्र से लेखिका संवाद नहीं है, अतः यह एकात्मक कहानी है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट बन जाते हैं। एक बार फिर से हम इसे पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। राजेंद्र बाला घोष के द्वारा लिखी गई ये कहानी है चंद्रदेव से मेरी बात। इन्हें हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। के द्वारा यह जो कहानी है ये 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई और इस समय 1903 से सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में
था। यह पहली राजनीतिक कहानी है, इसे आप नोट डाउन कर लें। इस कहानी की जो शैली है यह पत्रात्मक शैली के रूप में उभर कर सामने आती है। इस कहानी की जो भाषा है वो व्यंग्यात्मक भाषा है। इस कहानी में लेखिका चंद्रदेव से संवाद कर रही है। इसे आपको महत्वपूर्ण बिंदु में रखना है कि किससे संवाद हो रहा है, चंद्रदेव से संवाद हो रहा है, क्योंकि इसमें बंग महिला और चंद्रदेव दो ही पात्रों का उल्लेख किया हुआ है। यह एक एकात्मक कहानी के रूप में सामने आती है। प्रमुख पात्र देखते हैं इसमें हम। प्रमुख पात्र के रूप में भगवान चंद्रदेव होते हैं। इन्हें संकेत करते हुए ये पत्रात्मक शैली में लेखन करती हैं। और ये बंग महिला, जिनका पूरा नाम या वास्तविक नाम राजेंद्र बाला घोष है। चलिए समीक्षा करते हैं इसकी। इस कहानी में चंद्रदेव के माध्यम से लॉर्ड कर्जन पर तीखा व्यंग्य किया जा रहा है। कर्जन भारत के वायसराय थे। तब उन्होंने ही वर्ष 1905 में विभाजन का बीज बोया था तथा अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। लॉर्ड कर्जन भारत में ही अपने पद पर बने रहना चाहते थे, जब यहाँ की जनता उन्हें नापसंद करती थी। इस बात का उल्लेख आप शिवशंभु को चिट्ठे में और बेहतर रीति से पढ़ सकते हैं, जहाँ पर बालमुकुंद गुप्त ने इनके बारे में, बंगाल विभाजन के बारे में बहुत अच्छे से उसमें डिस्क्राइब किया है। इसी बात को लेखिका चंद्रदेव से दर प्रकार कहती हैं कि आप इतने समय से अपने एक ही पद पर बने हुए हैं, आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं होते। इस कहानी का केंद्रीय विषय अर्थ, नीति व राजनीति है। इसमें देश की बदहाल आर्थिक दशा व देश में फैली बेरोजगारी का चित्रण है। आप अच्छे से अंडरलाइन कीजिए और इसे लिख लीजिए कि इस कहानी में केंद्रीय विषय अर्थ और राजनीति है, और इसमें देश की आर्थिक दशा और देश के में फैली हुई बेरोजगारी का चित्रण है, तथा नारी की दीन दशा व उसके साथ दासत्व के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया है। वे इस कहानी में वृद्धजनों के अनावश्यक हस्तक्षेप की ओर संकेत किया गया है। शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा तथा सुविधाओं के असमान वेतन पर व्यंग्य किया गया है। इस कहानी में सर्विसेज में प्रमोशन की बात की जा रही है, घूसखोरी की बात है, चापलूसी की बात है को आवश्यक बताया गया। उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को अच्छे पद पर प्राप्त नहीं होते। इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं उन लोगों को अच्छे पद प्राप्त नहीं होते हैं। ये उस समय भी बात थी और ये इस समय भी बात है। जबकि चापलूसी करने वाले जल्दी जल्दी प्रमोशन पाकर उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। लेखिका ने कहानी में बिजली के माध्यम से नारी की अवस्था का चित्रण किया। वह बिजली अर्थात विद्युत, जो इतनी तेजोमय शक्तिशाली है कि जिसका छूने तक की हिम्मत किसी में नहीं है, छूने तक की हिम्मत किसी में नहीं है, वही आज पराए घर में दासी की भांति जीवन व्यतीत कर रही है। ये एक महिला के लिए कहा गया है कि वो महिला आज कैसी है, पराए घर में दासी की नाई जीवन व्यतीत कर रही है, मानो विधाता ने उसके भाग्य में यही लिख दिया हो। बड़ी सुंदर बात की गई है। लेखिका के द्वारा इस कहानी के माध्यम से सत्ता को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि भूमंडल की छाया के कारण ही चंद्रमा व सूर्य पर लगता है, अर्थात यदि जनता खुश नहीं रहती तो सत्ता पर संकट आ सकता है। इसमें जन चेतना और भी संकेत किया गया है कि इस देश की जनता में आ चुकी है, और जब अंग्रेजों की सत्ता अधिक समय तक टिक नहीं सकी। लेखिका हिंदी साहित्य में नारी आधुनिकता का शंखनाद करने वाली पहली महिला थी। आप अंडरलाइन करें कि नारी के विषय में बात करने वाली बंग महिला पहली महिला थी। कुछ उद्धरण के बारे में बात करते हैं हम इसमें, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किस कहानी से हैं। तो भगवान चंद्रदेव, ये प्रारंभ की लाइन है, नहीं सॉरी प्रारंभ की लाइन नहीं है। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य की ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार है तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन को भेज दी। किसे आवेदन भेजने की बात कर रहे हैं भाई? ये लॉर्ड कर्जन को आवेदन भेजने की बात कर रहे हैं। क्या आप एक आवेदन लिख दीजिए, किसके नाम? लॉर्ड कर्जन के नाम। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप उद्यम भारतवासियों के प्रति कृष्णांग हो तो है ही नहीं, जो अपेक्षा अच्छी नौकरी देने के लिए उनकी गौरांग जाति को कुपित उठेंगे। यहाँ पर उन्होंने अंग्रेज ऊपर कटाक्ष किया है। लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय थे।
तो लॉर्ड कर्जन को क्या पसंद था? कमीशन और मिशन। अत्यंत प्रिय है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी। देखिए भाई, लॉर्ड कर्जन का नाम सुनते ही बाल मुकुंद गुप्त के शिशंभु के चिट्ठे पर न चले जाना, क्योंकि लॉर्ड कर्जन का उल्लेख हमारी कहानी चंद्रदेव से मेरी बात में राजेंद्र बाला घोष के द्वारा भी किया गया है। मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति न देख सकेंगे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर लिखा हुआ है, भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सशय श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरंग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष की राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं, वे काठ में पुतली के भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं, वैसे ही नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यहाँ पर चंद्रदेव से मेरी बात के मुख्य उद्धरण समाप्त होते हैं। मुख्य उद्धरण के साथ हमने मुख्य कथन को भी देख लिया है, और मुख्य कथन के साथ इसमें जो महत्वपूर्ण पात्र थे, या महत्वपूर्ण पात्र के साथ जो प्रारंभिक बातें थी कि राजेंद्र बाला घोष का पंग महिला के नाम से जानते थे, और ये चंद्रदेव से मेरी बात कहानी 1904 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। साथ ही हमने पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। हमने उसके प्रमुख उद्धरण देख लिए हैं, प्रमुख कथन देखे हमने, इसके जो बेसिक जानकारी थी वो देखी। मैं आशा करती हूँ कि चंद्रदेव से मेरी बात इस आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना आपने पढ़ा है उसके फैक्ट आप अपने नोट्स में लिख लें। यहाँ पर हमारी यह कहानी पूर्ण होती है। हम अगली कहानी में मिलते हैं। नमस्कार।